नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। और महाराष्ट्र में तो 5 चरणों में ही समाप्त हो चुके थे। 48 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ ही 20 मई को वोटिंग समाप्त हो गई। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए कुछ दिन ही हुए हैं और अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। असेंबली इलेक्शंस को लेकर के जो है तल्खियां तेज हो गई हैं महाराष्ट्र में। बात कर रहा हूं महायुति की। महायुति यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। और अब इस महायुति में जो है असेंबली इलेक्शंस को लेकर के तल्खियां जो है वो सामने आने लगी हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल जो है उनका कहना है कि एनसीपी एक बड़ी पार्टी है और महाराष्ट्र में जो है वो काफी अहमियत रखती है और इसीलिए उसे जो है असेंबली इलेक्शंस में इस बार 80 से 90 सीटें जो हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसका अपोजिट, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी है और बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी असेंबली इलेक्शंस में। और इस ऐसा होता है तो 50-55 की जो सीटें हैं वो एनसीपी के खाते में जाती दिख रही हैं। लेकिन इस बार जो छगन भुजबल हैं वो 50-55 की सीटों पर नहीं रुकने वाले। उनका साफ कहना है कि 80 से 90 सीटें जो हैं वो एनसीपी के खाते में आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी दोस्तों देखा गया कि इस बार जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो बीजेपी जो है वो ज्यादा सीटों को लेकर के लड़ने के मूड में थी। यानी 35 के करीब सीटें जो है 34-35 सीटें वो बीजेपी लड़ने की मूड में थी। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो कुछ सीटों पर नहीं माने, जिसकी वजह से जो है उन्हें 14-15 सीटों के आसपास जो है वो महाराष्ट्र में लड़ने को दिया गया और 29 सीट जो है वो बीजेपी ने लिया अपने पास लोकसभा चुनाव में कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और 4 सीटें जो है वो एनसीपी को गई, जो कि उम्मीद से काफी कम थी। जिसमें उनकी बारामती, शिरूर, होशंगाबाद, ये सारी जो 4 सीटें थी कुल मिला के ये यहाँ पे एनसीपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। तो इसकी वजह से भी जो एनसीपी के कुछ नेता हैं उनमें जो है असंतुष्टि है कि एनसीपी के खाते में, अजित पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है उसके खाते में बहुत कम सीटें आई लोकसभा में। और अब जो है असेंबली इलेक्शंस को लेकर के पहले से ही तैयारियां तेज हो गई हैं कि इस बार भी एनसीपी को कम सीटें जो है वो ना दे दी जाए। इसे छगन भुजबल जो है वो पार्टी मीटिंग में आगे आकर के जो बातें उन्होंने कही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि 80 से 90 सीटों की डिमांड जो है उनकी तरफ से जो है वो कर दी गई है कि अब 80 से 90 सीटें वो मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी अभी जो है इस मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही कि वो इतनी सीटें जो है वो उनको दें या उनसे शेयर करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में करंट सिचुएशन क्या है। क्या महायुति जो है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि महायुति में बहुत कुछ ठीक नहीं है, और मैं बताता हूँ अपने आकलन के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि महायुति में बहुत कुछ गड़बड़ है और बहुत कुछ चीजें जो है वो चल रही हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि जब नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आए थे, जब मुंबई आए थे, तो बहुत सारे जो एमपी हैं यहाँ के, जो दिल्ली से कनेक्टेड हैं, वो उनसे मिलने के लिए भी गए थे। अब सुनने में आया है कि जो यहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं, जो अलायंस के साथ जो है पार्टियां चला रहे हैं, उनकी कुछ कंप्लेन्स भी कुछ एमपीज ने जो है वो नरेंद्र मोदी से, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनसे की है। और फिर सुनने में ये भी आया कि कुछ बीजेपी के नेता जो हैं वो शरद पवार का जो मुंबई का निवास स्थान है वहां मिलने के लिए जो है वहां भी गए थे। कुछ बीजेपी के नेता, सीनियर नेता वहां पहुंचे थे शरद पवार के निवास स्थान पर, जो कि मुंबई में है। और इसी के कुछ दिन बाद, यानी अब से 3-4 दिन पहले की बात है, ये भी खबर आ रही है कि संजय राउत जो है वो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और करीब 40 से 45 मिनट उनकी मीटिंग भी चली है। तो 4 दिन के रिजल्ट से पहले क्या कुछ चल रहा है महायुति के बीच में, और साथ ही साथ शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। हमेशा देखा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सीटें भले वो कम सीटों पर लड़ रहे हो या उनकी जीतने की गुंजाइश जो है कुछ सीटें कम आनी हो, लेकिन उनका जो अहमियत है महाराष्ट्र की राजनीति में, जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स को खेलते हैं मौके पे, उसके से अभी भी देखा जा रहा है कि ईद गिर्द जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो शरद पवार के आसपास ही घूम रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ बीजेपी के बड़े नेता भी शरद पवार से मिले थे, ऐसी खबरें हैं। और संजय राउत भी जो है शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और 40 से 45 मिनट जो है उनकी मीटिंग चली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बीजेपी के एमपी हैं, जो यहाँ के एमपी हैं जो बीजेपी के, वो नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग जब हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ बोला है, क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या कोई इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है, जो यहाँ कुछ चल रहा है क्या उसको लेकर के कुछ कंप्लेन दी गई है। हमें जो जानकारी मिल रही है, जो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार है, राजनीति जानकार,
वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से फीडबैक दिया गया है और जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उसको लेकर कुछ कंप्लेंट्स भी उनके पास पहुंची है। तो क्या ये आने वाले समय में जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला इंसिडेंट है जो इन दिनों चल रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं और 4 जून के रिजल्ट से पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, वो अपनी अपनी तैयारियों में जो है वो जुट गई हैं। क्योंकि जब 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हुई थी और उसके बाद जब दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों को फीडबैक पहुंचना शुरू हो गया था कि आखिर कितना जो वोट परसेंटेज है वो मिल रहा है और कौन सी पार्टी को नुकसान हो रहा है और कौन सी पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। इसका एक मोटा मोटा आकलन जो है वो पार्टियों को दूसरे फेज के बाद ही मिलना शुरू हो गया था। अब इन सब के बीच 5 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और हर पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू ग्राउंड लेवल पर अपने अपने एरिया में सर्वे भी करती है। और इन सब के बाद क्या पार्टियां जो हैं वो 4 जून की तैयारियों में जुट गई हैं? जिन मीटिंग्स का मैंने आपको जिक्र किया, जो मीटिंग्स मैंने आपको बताई, या फिर जिस तरीके से अभी से महायुति के अंदर खटास देखने को मिल रही है, जो इंसिडेंट मैंने आपको शुरू में बताया कि असेंबली इलेक्शंस को लेकर के अभी से जो है वो ज्यादा सीटें एनसीपी मांग रही है, क्या ये पूरा प्रकरण ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लेकर के महाराष्ट्र में जो विश्वास है क्षेत्रीय पार्टियों का वो क्या कम हो रहा है? क्या इस बार महाराष्ट्र में जो मोदी लहर नहीं देखने को मिली, जो बार बार कहते हैं कि मोदी लहर जो 2014 और 2019 में देखने को मिली थी, वो लहर 2024 में देखने को नहीं मिली, इसका अंदाजा भी यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनको हो गया है कि महाराष्ट्र में इस बार मोदी लहर नहीं है। इसीलिए क्या असेंबली इलेक्शंस को लेकर अभी से एनसीपी की तरफ से ज्यादा सीटें मांगी जाने लगी हैं, 80 से 90? क्या लोकसभा चुनाव से पहले सभी को ये लग रहा था कि जिस तरीके से धूमधाम से इनॉग्रेशन हो रहे थे, तो उसके बाद अयोध्या में भी नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पे भी जो है धूमधाम से सारी चीजें हुई थी, तो एक माहौल बना था कि इस बार जो है बीजेपी अच्छे तरीके से जो है वो आने वाली है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी सबको देखने को मिली है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो सहयोगी दल है उनके नेताओं का भी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कम होता दिख रहा है। इसीलिए लोकसभा चुनावों में तो वो चुप्पी साध गए, लोकसभा चुनाव में तो चुप्पी साध के बैठ गए कि ठीक है, आप जितनी सीटें ले रहे हैं दे रहे हैं, आपसी समीकरण बैठा लिए। लेकिन अब असेंबली इलेक्शंस को लेकर के, जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जो है अब जो बातें हो रही हैं उससे ये साफ मालूम चल रहा है कि अब सहयोगी दल जो है वो बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं देने के मूड में है, खुद भी ज्यादा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मैंने बताया आपको कि अभी जो पिछले 1 महीने में जो सारी घटनाएं घटी है महाराष्ट्र में, इसके बाद क्या बीजेपी की लहर और मोदी की लहर समाप्त हो रही है महाराष्ट्र में, इसका अंदाजा सहयोगी दलों को लग गया है, क्षेत्रीय पार्टियों को लग गया है। क्या इसीलिए अब पार्टियां जो है, जैसे गजानन कीर्तिकर का जो इंसिडेंट सामने आया था, मैंने आपको बताया था, गजानन कीर्तिकर जो है वो पार्टी के साथ नहीं दिखाई दे रहे इन दिनों। वहीं मैंने मावल का इंसिडेंट बताया था और इससे पहले मैंने अभी जो है अमरावती का इंसिडेंट मैंने कल के वीडियो में बताया, जहाँ पे उन्हीं के पार्टी के नेता जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट जो है नवनीत राणा कह रहे हैं कि उनका जीतना मुश्किल है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट जो है वो सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि महायुति में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और 4 जून के बाद इसका असर भी देखने को मिलेगा और आपसी खींचतान जो पहले दबी हुई थी इलेक्शंस में, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और महाराष्ट्र की राजनीति पे अगर अपडेट और कोई बड़ी आती है तो मैं आपके पास लेकर के जरूर आऊंगा। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।